असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंतकाले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, जैसे हमने सुना कि ओरछा और दतिया के राजाओं को पराभूत करके एक तरह से रानी ने अंग्रेजों के साथ खुला पंगा ले लिया था। लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर, ये जो 4 शहर थे, कलकत्ता भी उसमें जोड़ दो, ये मुख्यतः मुस्लिम प्रांत में उठा मई का 1857 का युद्ध अब जनवरी 1858 आते आते बुंदेलखंड पहुंच गया। झांसी में नरसंहार होने के वजह से अंग्रेज तो पहले से आग बबूला थे। वहीं कॉलिन कैम्पबेल ने अपने सर्वोच्च प्रतिभा के 2 अफसर ह्यू रोज और व्हिटलॉक, इन दोनों को झांसी और बुंदेलखंड निपटाने की जिम्मेदारी दे दी। उनके साथ कैम्पबेल ने अत्यंत अनुशासित मद्रास रेजिमेंट, उस वक्त के आधुनिक उपकरणों से लैस 4000 सोल्जर मद्रास रेजिमेंट के ह्यू रोज के साथ भेज दिए। ह्यू रोज और व्हिटलॉक ने रानी को ललकारा। पूरे बुंदेलखंड तबाही कर करके दोनों झांसी पहुंचने वाले थे। इस योजना के तहत व्हिटलॉक अलग दिशा में गया, ह्यू रोज अलग दिशा में गया। वहां दूसरी ओर रानी का साथ देने तात्या टोपे भी अपनी 2000 की अपनी फौज लेके उससे झांसी में मिलने वाला था। मित्रों, थोड़ा सा मैं आपको अलग विषय पे ले जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरे मन की बात है और जो मुझे आपसे शेयर करनी है। चाहे मेरे शब्द को छोड़ दो, लेकिन मेरी भावनाओं को देखो। मित्रों, हमारे पूज्य वीर सावरकर जी ने अपने ग्रंथ में, जो स्वतंत्र युद्ध 1857 का जो ग्रंथ है, अब उसके ग्रंथ में झांसी के हल्ले के जो हल्ला हुआ है झांसी पे, उसको विस्तार दिया है। मेरी इच्छा है कि आप वो ग्रंथ आप पढ़ो। इसकी हर एक घटना आपको मोहित कर देती है। रानी के असामान्य नेतृत्व गुण, शौर्य, निडरता, आत्मविश्वास देख के हमारा सबका मन निश्चित प्रेरित होता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मित्रों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमारे सावरकर जी की लेखन शैली, मैं आपको बता दूं कि ये लेखन शैली, ये भाषा, उनकी जो भाषा है, वो उनके असामान्य बुद्धि को निश्चित दर्शाती है। केवल अद्भुत मित्रों, केवल अद्भुत। इतिहास लेखन किसे कहते हैं? तथ्यों के साथ सरलता से इसे कैसे बताया जाता है, घटनाओं को वाचकों के सामने रखने का बेहतरीन नमूना मैंने इससे पहले नहीं पढ़ा है। आप विश्वास रखो, आप चाहे उनका जो ग्रंथ उठाओ, आपको एक विलक्षण अनुभूति आपको ये होगी, आपको अनुभूति के दर्शन होंगे। जितने शुद्ध आचार विचार, उतनी ही शुद्ध भाषा।
वैसे हमारे पूर्वजों ने ये लिखा ही है कि अगर आपके आचार विचार शुद्ध हो तो आपकी भाषा भी शुद्ध ही होती है, और वो भाषा अगर कोई पढ़ ले तो उसे वो भाषा सम्मोहित करने की क्षमता भी रखती है, और यही क्षमता इस महान आत्मा में थी। मैं तो उसे पुण्यात्मा कहता हूँ, वीर दामोदर सावरकर। माफ करना मित्रों, मेरी शब्द संपदा एक तो हिंदी है तो वैसे भी आधी है, और आजकल तो ऐसा हुआ है कि ये रोज का हिंदी एपिसोड करते करते मैं मराठी शब्द भी भूल रहा हूँ। लेकिन इस महान व्यक्तित्व के बारे में सोचना मेरी कक्षा से तो भाई साहब बाहर है। इनकी ग्रंथ संपदा पढ़ के समझ आता है कि विनायक दामोदर सावरकर जी में पूरा भारतवर्ष इनको विद्या वाचस्पति क्यों कहता है, ये समझ में आता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मूल ग्रंथ जरूर पढ़ें। 1857 का स्वातंत्र्य समर, लेखक स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर। चलो विषय पे आते हैं। यही ग्रंथ में पेज नंबर 397 इसमें सावरकर जी लिखते हैं, योजना के तहत महू से निकल के कालपी तक सारा प्रांत ह्यू रोज ने अपने पक्ष में करना था। वही जबलपुर से निकल के विटलॉक को बीना करकी होके ह्यू रोज से मिलना था। ये थी उनकी योजना। इस योजना के तहत दोनों की फौज गंगा जमुना के दक्षिण प्रांत पे आक्रमण करना चाहती थी, और दोनों फौजें उस योजना के अंतर्गत अपने अपने रास्ते वहां निकल पड़ी। यहाँ ब्रिटिशों के साथ बॉम्बे की एक पलटन थी। भोपाल के बेगम के 800 सैनिक थे, और यूरोपियन तोपखाना भी साथ में था। ह्यू रोज ने पहले महू पे हमला किया, उसके बाद वो रहाटगढ़ गया। थोड़ा बहुत संघर्ष हुआ, रहाटगढ़ जीत लिया गया। सागर में उसने बंदी बनाए अपने अंग्रेज साथीदारों को मुक्त किया। शाहगढ़ जीत लिया, और सराय पे उसने बाद में कब्जा कर लिया। बाणापुर, चंदेरी, इन सब को जीतते हुए 20 मार्च को झांसी से मात्र 14 किलोमीटर दूर ह्यू रोज आ गया। अभी बताए गए सारे इलाके से जो पराभूत राष्ट्रवीरों की बची कुची फौज थी, अब वो मुख्य शहर झांसी भागते हुए आ गई थी। अब उस भागती हुई फौज में जमींदार थे, सरदार थे, ठाकुर थे, और बाणपुर का राजा मर्दन सिंह भी था। ह्यू रोज झांसी से सीधी लड़ाई की योजना बना रहा था, तभी लॉर्ड कनिंग और भारत का कमांडर कॉलिन कैम्पबेल ने उसे चरखाई के राजा को तात्या टोपे के चंगुल से छुड़ाने का आदेश दिया। अब आप देखो मित्रों, 3 महीने से एक अत्यंत अनुशासित मद्रास रेजिमेंट, जिसका कमांडर अब ह्यू रोज बन चुका था, वो अत्यंत योजनाबद्ध तरीके से अपने पराक्रम से सारा बुंदेलखंड जीतते 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 उनका जो अंतिम लक्ष्य था झांसी, उसके मात्र 14 किलोमीटर दूर पहुंच गया था। तो उसी वक्त अगर उसको आप दूसरी जगह भेजना चाहो तो क्या भाव होंगे वो ह्यू रोज के मन में। और ये झांसी का उसके ऊपर और उस ह्यू रोज पे अन्याय ये हुआ कि झांसी की सारी कमान ऐन मौके पे अंग्रेजों ने उनका सर्वश्रेष्ठ और ज्येष्ठ उनका जो कर्नल था हैमिल्टन, उसको उसके हाथ में सौंप दी। अब इधर झांसी में हमारे पंडित लक्ष्मणराव पांडे, मोरोपंत तांबे, जो हमारे रानी के पिताश्री थे,
और उनके साथ आए हुए जितने भी ठाकुर थे अब आर पार की लड़ाई के पक्ष में बिल्कुल थे। अंग्रेजों के सामने शरणागति तो असंभव ही थी। राष्ट्र प्रेम और स्वधर्म से ओतप्रोत हमारे राष्ट्रवीर उनका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए उन्होंने कमर कस ली तो हमारी माताएं दुर्गा वाहिनी के रूप में शक्ति बन के उनके पीछे निश्चय से खड़ी थी। हर प्रकार की युद्ध सज्जता रानी ने शुरू कर दी थी। एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि 23 जून से 25 जून के बीच में परिस्थिति को उसने जो लेखांकित किया उसके बारे में उसने बताया है। वो कहता है कि 25 से प्रत्यक्ष युद्ध शुरू हुआ। मध्यरात्रि किले के ऊपर तथा गांव में तोप के गोलों का आतंक शुरू था। 50-50, 60-60 पाउंड का एक गोला आग बरसते हुए बहुत डरावना लग रहा था। 26 को अंग्रेजों ने किले का दक्षिण दरवाजा स्थित रानी का तोपखाना बंद करवा दिया। इस हार को देख के हमारे राष्ट्रवीरों का मनोबल काफी हद तक कमजोर हो गया था। उसे देख के जो तोपें पश्चिम तट पे थी उसके तोपों के गोलंदाज ने अपनी तोपों का जो मुंह है वो दक्षिण की ओर घुमा दिया। अंग्रेजों के तोपों के गोलंदाज को उन्होंने मार गिराया। इसे देख के जोश में ठंडे पड़े अंग्रेज वहां से भाग गए। जैसे अंग्रेज भाग गए रानी वहां तट पे आई और उस गोलंदाज को जिसने दक्षिण की ओर अपना रुख किया था तोफ का उसे रानी ने हाथों का एक सुवर्ण कंगन भेंट दिया। और ये जो गोलंदाज था उसका नाम था हमारा राष्ट्रवीर गुलाम घोष खान, जिसने अपने कौशल्य का परिचय पीछे जो मैंने कहा था ना 6 महीने पहले ओरछा और दतिया राजाओं के विरुद्ध जो लड़ाई हुई थी वहाँ नत्थे खान के साथ लड़े गए युद्ध में भी गुलाम घोष खान ने अपना कौशल दिखाया था। 5वें दिन रानी तोपखाने से अंग्रेजों पे रानी ने कहर बरपाया और ये सभी तोपें वहीं किले के ऊपर बनाई गई थी, नई तोपें थी। लेकिन उस दिन शाम को अंग्रेजों ने जोर लगा के किले की बाईं ओर तोपों को रानी के तोपों को ठंडा करने में कामयाबी पा ली और एक दीवार भी गिरा दी। ये 7वें दिन शाम को हो गया। बस अंग्रेजों का जल्लोष शुरू हुआ। लेकिन उसी रात रानी ने अपने लोगों को लगा के उस दीवार को ठीक करवाया। रात के 2 बजे तक दीवार ठीक हो गई थी। एक बार फिर किले से तोप के गोले आग बरसने लगे तो अंग्रेजों की उसमें बहुत बड़ी हानि भी हो गई है और इतनी ज्यादा हानि हुई कि वो पीछे हट गए। शतरंज का खेल आज 7वें दिन भी चल रहा था। कुछ अंतराल के बाद बाजी फिर पलट जाती थी। बड़ी असामान्य असहज स्थिति में दोनों पक्ष थे। 8वें दिन अंग्रेजों ने अपना रुख शंकर किले पे कर दिया। यहाँ उनको आधुनिक उपकरण की सहायता से, जैसे उनके पास जो दूरबीन थी वो बड़ी शक्तिशाली दूरबीन थी और उसी दूरबीन के मदद से वो किले के अंदर के शुद्ध जल की जो टंकी थी, जो एकमात्र टंकी थी, उसको प्रहार करने में सफल हो गए। इसमें 8 लोग तो तत्काल मर गए। इस तरह 8वें दिन पश्चिम, दक्षिण और शंकर किले की जो तोपें थी उनको अंग्रेजों ने ठंडा कर दिया। लेकिन शंकर किले में एक इमली के झाड़ों का इलाका था जिसमें काफ़ी सारे इमली के पेड़ थे और इस इमली के पेड़ों का जो इलाका था उसमें वो जो बंदूक की दारू होती है ना, वो दारू बारीक महीन करने का डंक था।
अब अंग्रेज़ों का एक गोला उस इमली के झाड़ों का जो इलाका था उसमें गिर गया, तो जाहिर है वो दारू बारी करने का, मुहिम करने का जो टंग था वो तो हवा में उड़ गया और 3 पुरुष और 8 महिलाएं तुरंत मर गईं। कई घायल हुए कहते हैं, कोई कहता है 21 घायल हुए, कोई कहता है 38 घायल हुए। जो है घायल तो जरूर हुए। और इतना ही नहीं, उसी के बगल वाला जो बुरुज था उसके टीले पे खड़े हुए हमारे कई वीर गोलंदाज मर गए थे। ये रानी के लिए बहुत बड़ा धक्का साबित हुआ। अब रानी स्वतः वहाँ उस बुरुज पे खड़ी हो गई, बचे हुए सैनिकों का हर प्रकार की मदद स्वयं पहुंचाने लगी। इससे बचे हुए हमारे वीरों में फिर एक बार जोश आने लगा और यही कारण है कि अत्याधुनिक उपकरण, नई तकनीक की तोहफे और अकूट युद्ध सामग्री होने के बावजूद अंग्रेज 31 तक किले पे कब्जा नहीं कर सके। रानी जी तोड़ मेहनत कर रही थी। अपने वीरों में जोश भरने का काम वो लगातार 24 घंटे कर रही थी, क्योंकि उसको अपने सैन्य पर अदम्य विश्वास था और उनके शौर्य, युद्ध कौशल पर भी अभिमान था। और सबसे ज़्यादा उसे ये मालूम था कि उसके तात्या झांसी के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। वंदे मातरम।